हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज के सेशन से हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज में किस टाइप की केस स्टडी के क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं आपके टर्म 1 के पेपर में। फर्स्ट चैप्टर से आज स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये चैप्टर फर्स्ट है बिजनेस स्टडीज का। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, देन उसके बाद इसका आंसर करेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप भी अपनी साइड से क्वेश्चन पढ़ते रहो। क्या दिया हुआ है? जोश एंटरप्राइजेस डिसाइड टू हैव अ मीटिंग ऑफ ऑल द की मेंबर ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जोश एंटरप्राइजेस है वो डिसाइड कर रहे हैं कि जितने भी कंपनी के की मेंबर्स हैं, मतलब इम्पोर्टेंट जो लोग हैं, उनके साथ में एक मीटिंग की जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों को बुलाकर एक मीटिंग की जाएगी। The main motive is to tell the employee to keep the target of 20% increasing in sale as the main object when they work together the year. इस मीटिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है? सेल को 20% बढ़ाना है। The meeting is full of ideas regarding the employees and process involved. ये जो मीटिंग है इसमें सारे ही लोग, मतलब जितने की मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन के या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के आए हुए हैं, वो अपने अपने आइडियाज दे रहे हैं 20% जो आप सेल इंक्रीज करना चाहते हो उसके लिए। वेरियस प्लान्स आर मेड टू हार्नेस टू पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉयज एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस। इस मीटिंग में एम्प्लॉयज का पोटेंशियल, उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सारे आइडियाज दिए जा रहे हैं। However, with the passage of a few days, the external business environment check and capability of the organization to adapt to the situation. मतलब सिचुएशंस को देखते हुए, जो भी सिचुएशंस बाहर का जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है उसको भी चेक किया जा रहा है। The company successfully come out at the end of the year within the flying colors. मतलब कंपनी ने अपना सक्सेसफुली जो उन्होंने सोचा था 20% सेल के लिए उसको पूरा कर लिया है। ठीक है, तो आपको अब इसमें बताना क्या है? नीचे क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट यू फाइंड दिस हाईलाइटेड हेयर। आपने ये जो अभी पूरा पैराग्राफ पढ़ा, इसमें से आपको कौन कौन से मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहे हैं। अब देखो, अगर आपने इसे ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा। पहली दूसरी लाइन में ये दे दिया गया है कि मीटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन पर्पस है, वो क्या है कि 20% सेल को बढ़ाना है। इसका मतलब जो कुछ भी किया जा रहा है ये किस लिए किया जा रहा है? एक गोल है इनका, ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है 20% सेल को इंक्रीज करना। तो पहला तो हमें यही पता चल गया कि जितना भी काम किया जा रहा है वो एक गोल ओरिएंटेड वर्क है। ओके, उसके बाद में दूसरा आप देखोगे तो मल्टी डायमेंशनल। कैसे पता चला मल्टी डायमेंशनल? मुझे पता था क्योंकि मैंने इसको पहले पढ़ा है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि मीटिंग इज फुल ऑफ द आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज, जिसमें कि जो एम्प्लॉयज हैं वो भी अपने अपने बहुत सारे आइडियाज दे रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि साफ साफ दिया गया है कि मीटिंग में एम्प्लॉयज का पोटेंशियल बढ़ाने के लिए ये मीटिंग की जा रही है, उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कि वो अपना काम और अच्छे से कर सकें। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ इसमें देखे हैं। बाकी और हम इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। आंसर आप देखो, इसमें क्या दिया हुआ है कि द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स हियर आर। फर्स्ट दिया हुआ है गोल ओरिएंटेड। बिल्कुल, क्यों? रीजन क्या है वो यहाँ लिखा है। आप लोगों को रीजन अगर लिखने के लिए बोला जाएगा तो ही आप लिखिएगा, और अदरवाइज ना बोले तो आप मत लिखना। ठीक है, दो दिए हुए हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला गोल ओरिएंटेड दिया हुआ है और दूसरा मल्टी डायमेंशनल दिया हुआ है। रीजन आप यहाँ से देख लो कि है ना, गोल ओरिएंटेड क्यों है? क्योंकि 20% सेल इंक्रीज करने के लिए बोला गया। एक कंपनी का एक गोल है कि हमें इस साल में काम करके अब भाई 20% की सेल बढ़ानी है। दूसरा मल्टी डायमेंशनल, वेरियल प्लान आर मेड टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉयज आर स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, एम्प्लॉयज पीपल एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस और ऑपरेशंस। ठीक है, ये याद रखना। जब तक आपको एक्सप्लेनेशन ना देने को ना बोले तो आप मत करना, अगर एक्सप्लेनेशन बोले तो आप ये लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी चैप्टर का। इस चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन है, XYZ Limited is a management oriented company. XYZ एक management oriented company है। Time and again
all the employees learn from their senior various way to dealing with a diverse situation. मैं समझाती भी चलती हूँ साथ के साथ. XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जो कि मैनेजमेंट ओरिएंटेड कंपनी है. यहाँ पे क्या है, टाइम एंड अगेन ऑल द एम्प्लॉयज लर्न. टाइम के साथ साथ जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो अपने सीनियर्स से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, डील करना सीखते हैं, है ना, सिचुएशन के हिसाब से डील करना, कैसे डील करना है वो सब सीखते हैं. दे आर प्रोवाइड ट्रेनिंग वेन एवर रिक्वायर्ड. वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जब भी जरूरत होती है. दे आर ऑल्सो गिवन इंसेंटिव बोथ फाइनेंशियल एज वेल एंड नॉन फाइनेंशियल. वो अपने एम्प्लॉयज को फाइनेंशियली इंसेंटिव्स भी देते हैं कि उनकी सैलरी बढ़ा दी, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी देते हैं कि उनको एक रिवॉर्ड दे दिया, या फिर उनकी एक मीटिंग में उनको बोला जा रहा है कि आप बहुत अच्छा काम करो. इस तरीके के इंसेंटिव्स भी मिल रहे हैं. द रिजल्ट इज एम्प्लॉयज सी देयर डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. इस सबसे क्या हो रहा है कि ये देखने को मिल रहा है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो अपना डेवलपमेंट इस कंपनी में देख रहे हैं. द ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू बिहेव एज अ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, इन द सोसाइटी. जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानती है सोसाइटी के लिए. मतलब वो जिस तरीके का भी प्रोडक्ट बना के दे रही है उसमें क्या कर रही है, आपको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना के दे रही है. इट हैज अ वेरी गुड इमेज इन द मार्केट. मार्केट में उसकी एक अच्छी नाम है, अच्छी वैल्यू है, अच्छा गुडविल है. The training modules are superb and the employees away try to find unique way to providing situation in the context to rapid changing business environment. जो एम्प्लॉयज हैं क्योंकि उनका जो माहौल है वो बहुत अच्छा है, इसलिए वो क्या करते हैं, जब भी एनवायरनमेंट की सिचुएशन चेंज होती है, मार्केट की सिचुएशन चेंज होती है, तो भी उसमें वो क्या करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं नए नए आइडियाज के साथ. दिस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू एडजस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ वेरी गुड मैनर. ये सब ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब ये जो सारी चीजें उनको एम्प्लॉयज अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिक वेज ढूंढ रहे हैं, आइडियाज ढूंढ रहे हैं, ये सब क्या है, उनको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है मार्केट की जो फ्रीक्वेंटली चेंजेस रहते हैं उनमें खरा उतरने में. ठीक है, आपको बताना क्या है, विच इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हेयर, ऑल्सो द लाइन्स. ठीक है, आपको मैनेजमेंट के यहाँ पे कौन कौन सी इम्पोर्टेंस देखने को मिल रही है वो बताना है. एक बार आप भी सोच लो, मैं भी समझा देती हूँ आपको. देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2-3 तरीके की इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिल रही है. पहली चीज कि एम्प्लॉय, बताया गया है कि एम्प्लॉय को अपना पर्सनल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और हम एक इम्पोर्टेंस पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट की, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, है ना. उसके बाद में एक और हमने पढ़ा था, अगर वो खुद को सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन खुद को सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल मानकर अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, इसका मतलब ये है कि वो सोसाइटी के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है. तो डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं. हाँ जी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. दे आर ऑल्सो गिवन इंसेंटिव बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. बिल्कुल, आप लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को पर्सनली इंसेंटिव दे रहे, मतलब फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दे रहे हो और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दे रहे हो. तो इससे क्या है, वो अपने आप को मतलब अपना अच्छा फ्यूचर मान रहे हैं इसमें. दूसरा चीज, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, के सोसाइटी के में वो खुद बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, उनको अच्छा प्रोडक्ट बनाकर देना है. अगर अब इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, अगर आपको, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन मांगे तो ही आप एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, अदरवाइज आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ उनको जो भी आपको इम्पोर्टेंस लग रही है आप उनको ढूंढो और उनको नाम से लिख दो उनके. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड. इस टाइप की केस स्टडीज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी इस बार एग्जाम में, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, अ फ्लोर मैनेजर ऑफ अ मॉल इज वेरी गुड मैनेजर एज ही यूटिलाइज all the functions of management to minimize cost of maintenance of his area. Okay, एक फ्लोर का मैनेजर है, वो बहुत अच्छा मैनेजर है जो कि अपने मैनेजमेंट के फंक्शंस को यूज करके
उनका प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। ही डायरेक्ट्स all the staff member under him of follow the targets and advises them to put their effects on in the direction of achievement of these targets। वो अपने अंडर में जो काम कर रहे हैं, जो स्टाफ है, उनको भी हमेशा नए नए आइडियाज देता रहता है, एडवाइस देता रहता है, ताकि वो अपने टारगेट को, कौन से टारगेट को, जो कॉस्ट को कम करने का टारगेट है, उसको ध्यान में रखते हुए काम करें। आगे दिया है, अंडर हिज गाइडेंस द एम्प्लॉयज एडमिट दैट दे लर्न अ लॉट एंड दे आर एबल टू मीट देयर टारगेट्स। एम्प्लॉयज का भी ऐसा मानना है कि उसके गाइडेंस में, है ना, वो बहुत कुछ सीखते हैं। ये जो उसके जो टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए वो काफी कुछ लर्न कर रहे हैं। दिस हैज लीड टू द इंक्रीज इन देयर सैलरी। ये क्या कर रहा है, उनको सैलरी को बढ़ा भी रहा है। मतलब जब वो बहुत कुछ सीखते हैं तो क्या होगा, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, है ना। आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। आपको बताना है कि इसमें आपको मैनेजमेंट का कौन सी इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। बताओ जल्दी से। मुझे लगता है कि सारा कुछ जो भी अभी तक है ना, हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। आंसर की साइड बढ़ते हैं। मैं आपको आंसर पढ़ भी दिखाती हूँ और साथ में समझाती भी हूँ। फर्स्ट इंपॉर्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। हमने दो टॉपिक्स पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। एफिशिएंटली में क्या था, जब हम कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, तो इसमें हम एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट ग्रुप में जो ग्रुप के जो गोल है, मतलब सभी एम्प्लॉयज के, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रुप गोल्स हैं, उनको अचीव करने में भी हेल्प कर रहा है। यहाँ पे क्यों, कैसे कर रहा है, कहाँ पढ़ा था हमने, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा था कि जो मेंबर्स हैं, वो जो स्टाफ है, वो उसके गाइडेंस में जो वो एडवाइस दे रहा है, उन सबको सुन रहे हैं और अपने गोल को अचीव कर पा रहे हैं। मतलब जो कॉस्ट कम करने का उनका गोल है, उसको वो पूरा कर पा रहे हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में हमें ये दिया हुआ है कि दिस हैज लेड टू द इंक्रीज इन द सैलरी। उनकी सैलरी भी बढ़ रही है, तो आपका पर्सनल ऑब्जेक्ट जो है वो भी पूरा हो रहा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बोला जाएगा तो आप लिखेंगे, नहीं बोला जाएगा तो नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वैसे इस बार आपके सिलेबस में स्पेशली दिया हुआ है कि आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा, तो एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आगे दिया हुआ है, एबीसीडी इंश्योरेंस इज अ कंपनी in which deal with providing car services at the home and on the road। ABCD एक कंपनी है जो कि डील्स करती है किसके साथ, कार सर्विसेज के साथ, जो कि घर पे और रोड में आपको कार सर्विसेज अवेलेबल कराती है। There are different departments in these companies like human resource, marketing, finance, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑपरेशंस। द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ट्राई इट्स लेवल बेस्ट द अचीविंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या कर रहे हैं, अपना बेस्ट लेवल दिखा रहे हैं। जो डिफरेंट ट्राई टू लेवल बेस्ट अचीव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स in the best possible manner, ठीक है। The result is the increased efficiency and attainment of goal. However, with the passing of time and size of the company has grown, now there are many branches of this company। Okay, जब अच्छे से काम किया जा रहा है, एफिशिएंटली काम किया जा रहा है, इंक्रीज मतलब एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो क्या देखने को मिल रहा है कि वो एक तो वो अपना गोल अचीव कर पा रहे हैं, दूसरी बात कि कंपनी का टाइम के साथ साथ कंपनी का साइज बढ़ गया है। कंपनी का साइज मतलब उसकी बहुत सारी ब्रांचेस इधर उधर खुल गई हैं अलग अलग जगह पर। मोर इम्पोर्टेंट, with the increase in the size of the company and the number of employees। जैसे जैसे कंपनी का साइज बढ़ रहा है, मतलब डिफरेंट ब्रांचेस बढ़ रही हैं, कंपनी में एम्प्लॉयज भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। द डिपार्टमेंट हेड्स द एम्प्लॉय आर
specialists in their respective areas and the top management try to work with them not with authority but by respecting their views on the subject. ये important है, यहाँ से याद रखना. इसमें क्या बोल रहा है कि जो कंपनी के टॉप मैनेजर्स हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लोग काम कर रहे हैं उनकी ईगो आपस में क्लैश ना हो, उनको अथॉरिटी दी जाती है, मतलब उनको अथॉरिटी दे रहे हैं, साथ ही साथ उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं. किस चीज के लिए? उनके व्यूज के लिए, उनके आइडियाज के लिए. हमें इसमें बताना क्या है? आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड एबव. कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कौन से मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट का यूज किया जा रहा है, पढ़ते ही पता चल गया है. वैसे आप लोग सोचो एक बार, मतलब देखो मैं आपको एक बात बता दूं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो सकता है बिकॉज जब आप केस स्टडी पढ़ते हो तो ऑब्वियसली आपको पढ़ने में टाइम लगता है. तो एक तो आप ये मत सोचना कि वीडियो बड़ा हो रहा है. आराम से 10 क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करते हैं, इनसे आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी. और मुझे लगता है कि हो सकता है यही केस स्टडी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए. पहली चीज. दूसरी चीज ये कि अभी तक इसमें कुछ भी ऐसा नहीं आया जो आपने ना पढ़ा हो. ठीक है, तो अपने आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहो ताकि आपके साथ मेरा एंगेजमेंट बना रहे, है ना. बाकी मैं आपको समझाती तो चलती हूँ. आई होप कि आपको समझ आ रहा है, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, है ना. देखो अब इसमें क्या बोला जा रहा है, पहली ही स्टार्टिंग में आपको ये बता दिया गया है कि जब इतनी सारे कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो टॉप मैनेजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपना बेस्ट दे रहे हैं कंपनी के लिए या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए. साथ में बता रहे हैं कि जो कंपनी का साइज है वो बढ़ रहा है, कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज हो गए हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हो गई हैं. तो फर्स्ट जो मुझे कॉन्सेप्ट लगता है वो तो मुझे लगता है कि ग्रो साइज. उसके बाद में सेकंड कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था स्पेशलाइजेशन वाला, जिसमें ये था कि हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं उनके बीच में भी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाकर चलते हैं ताकि उनके जो आपस के ईगो हैं, बिकॉज सब अपने अपने डिपार्टमेंट में मतलब को सुपीरियर है वहां पे, तो उनके आपस में ईगो क्लैश ना करे, तो उनकी रिस्पेक्ट को भी ध्यान में रखा जा रहा है. सबसे नीचे यही दिया हुआ है, हेड दे कंपनी आर स्पेशलिस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव आइडियाज and top management try to work with them not with authority but by respecting their views on the subject. आंसर की साइड बढ़ लेते हैं, एक बार आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है. बिल्कुल एग्जैक्टली, ग्रो इन साइज. वही, क्योंकि कंपनी की जब ब्रांचेस बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, तो साइज कंपनी का बढ़ रहा है. स्पेशलाइजेशन का वही मतलब है जो मैंने अभी आपको बताया कि द स्पेशलाइजेशन लाइक द डिपार्टमेंट हेड्स कैन नॉट बी टैकल जस्ट बाय यूनिटी ऑफ कमांड, दे हैव देयर ओन ईगो. देयर द बेस्ट वे टू टैकल देम इज टू इंश्योर coordination among them. Their ego clashes are avoided to ensure smooth functioning of the organization. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड. थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो और अपने अपने आंसर्स करते रहो. अल्फा बीटा decided to go for perfect coordination in the various aspects of the company. The focus on all activities of the organization. For this they know coordination will be the key. मतलब अल्फा बीटा एक कंपनी है, डिसाइडेड टू परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, ताकि आपस में एम्प्लॉयज के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे. दे फोकस ऑन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वो जितनी भी कंपनी में एक्टिविटीज होती है उन पर बहुत अच्छे से फोकस करते हैं. फॉर दिस दे नो कोऑर्डिनेशन विल बी द की. उनको पता है ये चीज कि जब तक आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन एक की है, एक चाबी है सफलता की. एट द स्टेज ऑफ थिंकिंग ऑफ दैट व्हाट इज टू बी डन थ्रू आउट the year, they decided to take into consideration of harmony between the goal of the organization and those of the individual departments. मतलब जब लास्ट होता है ईयर के एंडिंग में, वो चेक करते हैं कि जो उनका ग्रुप, मतलब जो उनके ऑर्गेनाइजेशन का गोल था वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है. अगर नहीं हुआ है तो उसमें कहाँ कहाँ पे कमी थी. इनफैक्ट वो इंडिविजुअली एक एक डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से चेक करते हैं. When they hire employees, they
pay them only after evaluating their worth in term of how efficient they are. जब वो एम्प्लॉयज का सिलेक्शन करते हैं उस टाइम पे वो देखते हैं कि वो कितने ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं और वो उसके हिसाब से उन्हें पे करते हैं. फाइनली when the last month of production come, they time and again check the deviation between the set targets and the actual production done. जब मंथ प्रोडक्शन का जिस दिन आपका प्रोडक्शन होना होता है लास्ट में, मंथ के लास्ट में, वो दोबारा से क्रॉस चेक करते हैं कि टाइम पर टारगेट पूरा हुआ है या नहीं, और जो भी फाइनली वो चेक करते हैं कि प्रोडक्शन किस तरीके का हुआ है और टारगेट पूरा हुआ है या नहीं. अब आपको क्या करना है, इन द अबव पैराग्राफ द मेन फोकस इज ऑन कोऑर्डिनेशन. आपने देखा कि यहाँ पे जो पूरा मेन जो बात की जा रही है वो किस पे की जा रही है, कोऑर्डिनेशन पे की जा रही है. However, various function of management also come into the picture. और भी काफी सारे फंक्शन मैनेजमेंट के फंक्शंस यहाँ पे बताए गए. You have identified 3 functions of management highlight above in which coordination can be seen. आपको बताना है कि इसमें मेन 3 कौन कौन से मैनेजमेंट के फंक्शन है जिनका यूज किया गया है या जिनके बारे में बात की गई है. तो देखो, स्टार्टिंग के 2 या 3 लाइन पढ़ते ही हमें ये पता चल गया था कि कंपनी कैसी है, कोऑर्डिनेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख रही है और सारी एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है. तो इसका मतलब अगर पहला फंक्शन हम देखें तो प्लानिंग हो सकता है. मतलब मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग, तो ये प्लानिंग बहुत अच्छी इन्होंने की हुई है, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया प्लानिंग. दूसरा क्या बोल रहे हैं ये, दूसरा थोड़ा सा अगर आप नीचे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. क्या बोला है इन्होंने कि जब भी वो अपने एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करते हैं तो क्या वो देखते हैं कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है. अगर आप अपने एम्प्लॉयज को सेलेक्ट कर रहे हो तो दूसरा कौन सा हो गया, स्टाफिंग. ठीक है, उसके बाद में आपका है सिलेक्शन, स्टाफिंग या सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद में मुझे लगता है कि एक होना चाहिए कंट्रोलिंग. बिकॉज आप बार बार चीज़ों को चेक कर रहे हो. जिस दिन मंथ का लास्ट है, मतलब जिस दिन आपका प्रोडक्शन का लास्ट टाइम है, उस टाइम पे आप प्रोडक्शन को चेक कर रहे हो, या आप स्टार्टिंग में, आप जब साल का एंड है तो अपने एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी और वो सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है. तो प्लानिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग. एक बार आंसर की साइड बढ़ लेते हैं, आंसर देख लेते हैं. देखो, फर्स्ट दिया हुआ है प्लानिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. बिल्कुल, प्लानिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. रीजन हमने पढ़ लिया है, आपको और पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं. क्या देखा है, धीरज, नीरज एंड सूरज आर 3 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स हैं. दे वर्क इन द सेम कंपनी. दे आर मैनेजर्स बट दे बिलोंग टू 3 डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तीनों मैनेजमेंट मतलब मैनेजर्स हैं बट तीनों डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं. एवरी डे दे मीट एंड डिस्कस देयर वर्क विद ईच अदर. वो रोज मिलते हैं और अपने वर्क को डिस्कस करते हैं, अपने काम को डिस्कस करते हैं. वन डे दे वर हैविंग अ कन्वर्सेशन. एक दिन वो एक कन्वर्सेशन करते हैं. धीरज said, these days I am having a lot of problems motivating the people at shop floor. धीरज बोलता है कि इन दिनों में मैं जो शॉप फ्लोर है वहाँ पे लोगों को मोटिवेट करने में, लोगों को कन्विंस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ. आई हैव डिसाइड टू परचेज 2 न्यू मशीन्स. मैं सोच रहा हूँ कि 2 नई मशीन्स परचेज करनी चाहिए. आई नो आई विल हैव टू सीट एंड एक्सपेंस बाय बीइंग द बेस्ट लीडर. मतलब वो बोल रहे हैं कि मुझे एक अच्छा लीडर मतलब मुझे लगता है कि मुझे एक अच्छा लीडर बनना चाहिए और एक मिसाल कायम करनी चाहिए बेस्ट लीडर बन के. उसके बाद नीरज सेड, आई एम हैविंग प्रॉब्लम विद नोइंग द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल इन माय डिपार्टमेंट. मैं इन दिनों में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि लोगों की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है. डिफरेंट पॉलिसीज हैव टू बी इन्फॉर्म्ड टू द एम्प्लॉयज so that they become aware of our company's goal. मतलब डिफरेंट जो गोल्स हैं कंपनी के, उनके लिए मुझे एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कंपनी के गोल के लिए अवेयर करना पड़ेगा. आई ऑल्सो हैव टू कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट्स. मुझे जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. हैड टू नो देयर रिक्वायरमेंट. और उनकी रिक्वायरमेंट्स को जानना पड़ेगा, जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो हेड हैं उनके साथ. सूरज said,
I have to decide for long term. I know I will be ultimately responsible for every activities. I decide for long term. ओके, वो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ डिसाइड करता है, बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं. ऑल द पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ प्लानिंग बिफोर फॉर्मुलेशन. ये जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं उसके लिए पहले से मुझे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी. आपको क्या बताना है? इन द अबव केस आइडेंटिफाई द डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट दीज 3 फ्रेंड्स बिलोंग्स टू. आपको बताना है इसमें कौन सा वाला फ्रेंड कौन से मतलब कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कौन टॉप मैनेजमेंट में काम कर रहा है, कौन लोअर में और कौन मिडिल. देखो, मुझे लगता है आप इसे पढ़ते पढ़ते ही समझ गए होंगे. सबसे पहले धीरज के लिए बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्रेंड धीरज ही दिया गया है. तो इसका सबसे पहला इन्होंने क्या बोल दिया है कि these days I am having a lot of motivation of the employee at shop floor. ये शॉप फ्लोर पे रहता है, लोगों को मोटिवेट करने में इसको प्रॉब्लम हो रही है और ये डिसाइड करता है कि नई मशीनरी परचेज होनी चाहिए और मैं एक नया अच्छा एग्जाम्पल एक लीडर सेट करता हूँ. इसका मतलब क्या है कि ये सबॉर्डिनेट है यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट में आएगी. उसके बाद अगर नीरज की साइड देखें तो ये क्या बोल रहा है कि मुझे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करना चाहिए. आपको याद होगा ये काम किसका होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो हेड होता है वहां का. सूरज बोल रहा है कि मुझे लंबे समय के लिए नीतियां बनानी पड़ेंगी, योजनाएं बनानी पड़ेंगी और मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी, पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी. ये किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का. आंसर एक बार चेक कर लेते हैं. अगर आपने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती. एग्जैक्टली धीरज लोअर लेवल मैनेजमेंट को बिलोंग करता है, नीरज जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बिलोंग करता है और सूरज जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को बिलोंग करता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 क्या हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 में इन अ कंट्री नेम्ड वंडरलैंड एक्टिंग इज कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन. एक कंट्री है जिसका नाम है वो एक्टिंग प्रोफेशन को कंसीडर करती है. हैज टू बिकम एन एक्टर टू रीड बुक written about acting. These books tell the about of acting and without reading these book one can't considered as an actor. एक जो भी व्यक्ति एक्टिंग में जाना चाहता है, जिसको एक्टिंग करनी है, उसको कुछ बुक्स पढ़नी पड़ती है. अगर आप वो बुक को नहीं पढ़ते हो तो आप एक अच्छे एक्टर नहीं बन सकते. To judge the ability of an actor and examination to conduct, and then a degree is assigned to the qualified person who can then act in films. अगर फिर जब आप उस किताब को पढ़ लेते हो उसके बाद आपका एक एग्जाम होता है और अगर आप उस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो आप क्या है, एक एक्टर बन जाते हो. There is also a body which provide member of all actors. इसमें बहुत सारे पहले से लोग हैं जो क्या है, एक्टर्स हैं. देयर आर अबाउट 30,000 actors in Wonderland who are compulsorily member of this organization. यहाँ पे 30,000 एक्टर्स हैं वंडरलैंड में जो कि यहाँ पे क्या है, मेंबर हैं. What are the 3 features of profession highlight here? Also define the lines highlighted these features. ठीक है, आपको फीचर्स बताने हैं प्रोफेशन के. तो यहाँ पे अब हम आंसर के साथ देखते हैं. मैं आपको आंसर भी दिखाती हूँ और साथ में समझा भी दूंगी. फर्स्ट दिया हुआ है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि हमने प्रोफेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है ये चीज कि अगर कोई बिल्कुल प्रोफेशनल है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, बिल्कुल वेल डिफाइंड बॉडी होनी चाहिए. एंड एक्टर हैज टू रीड बुक्स राइटिंग इन एक्टिंग. उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड एंट्री टू जज द एबिलिटी. बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई भी एंट्री ले सकता है. आपका पहले एक एग्जाम होगा, देन एग्जाम जब आप कंडक्ट होगा, आप अच्छा एग्जाम होगा तो आप क्वालिफाइड करोगे, देन उसके बाद में आप एक फिल्म एक्टर बन पाओगे. नेक्स्ट दिया है प्रोफेशनल एसोसिएशन. एक्टर्स इन वंडरलैंड हु आर कंपल्सरी मेंबर ऑफ दिस कंपनी. अगर आप वंडरलैंड में एक्टिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ का मेंबर होना जरूरी है, कंपल्सरी है. नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन. आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड. आशुतोष गोयनका जो
एक्स लिमिटेड में वर्क करते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग आर एयर प्यूरिफायर, कंपनी जो है वो क्या बनाती है, एयर प्यूरिफायर्स बनाती है। ही फाउंड दैट द प्रॉफिट हैड स्टार्टेड डिक्लाइन फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ। लास्ट वो मतलब उनको ऐसा पता चलता है कि लास्ट 6 मंथ से कंपनी के प्रॉफिट में कमी आई है, कंपनी को कम प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हैज एन इम्प्लीकेशन ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फर्म, सो he analyzed the business environment to find out the reasons of this decline। वो जब उन्हें पता चल रहा है कि लास्ट 6 महीने से प्रॉफिट नहीं हो रहा है या कम प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं कि अब उन्होंने इसके लिए कंपनी का जो एनवायरनमेंट है उसको एनालिसिस कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से लास्ट 6 महीनों से ऐसा हो रहा है। हमें क्या बताना है, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग। इनमें से कौन सा जो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है या लोअर है, इनमें से किस लेवल में आशुतोष गोयनका काम कर रहे हैं। तो आप, मुझे लगता है ये आप खुद ही बता सकते हो। एक बार आंसर की साइड देख लेते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट में आदमी ये सारी चीजें देखते हैं कि प्रॉफिट कैसे पता चलेगा। मिडिल लेवल में तो नहीं पता होता कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, टॉप में ही पता होता है। एक क्वेश्चन और है आज का लास्ट, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा खत्म हो गए। एक और है, ऋषितोष मुखर्जी हैज रिसेंटली ज्वाइंड AMV लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर्स। ही फाउंड दैट his department was understaffed and other departments were not cooperating with his department for smooth function of the organization। ऋषितोष मुखर्जी हैं, वो रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है AMV लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर्स बनाती है। ही फाउंड दैट, वो उनको ऐसा लगता है कि उनके डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो, मतलब जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो उनके डिपार्टमेंट से अच्छे से कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि अच्छे से फंक्शन नहीं हो पा रहा है, अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है। उनको लगता है कि ही एंश्योर्ड दैट द डिपार्टमेंट्स हैज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड इट्स कॉपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स इन इम्प्रूव। उनको लगता है कि उनको और ज़्यादा एम्प्लॉइज की ज़रूरत है। अगर वो और ज़्यादा एम्प्लॉइज हो जाएंगे तो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी उनका अगर काम अच्छे से होगा तो उनके साथ उनका अच्छे से कोऑपरेशन हो जाएगा। तो आपको बताना है कि ये जो रितेश मुखर्जी हैं ये किस लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब लोअर लेवल पे हैं, मिडिल में है या अपर पे हैं। तो बहुत सिंपल है, आंसर की साइड बढ़ते हैं। मुखर्जी वर्कर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि हमने मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस में ये पढ़ा है कि इसमें क्या होता है, आपको डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो लोग होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। और पूरे पैराग्राफ में, पूरी केस स्टडी में आपको यही बताया गया है कि उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं या उनको लगता है कि और एम्प्लॉइज की भर्ती होनी चाहिए। तो ये पूरा ठीक है। होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए इस तरीके की केस स्टडीज के लिए, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और वीडियो को सेव करके रख लेना, आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प होने वाली है। बाय बाय।